क्लास में लेसन नंबर स्टार्ट किया हुआ है वंशावली का आणविक आधार 6th लेसन हम पढ़ रहे थे और उसमें हम पढ़ चुके थे कि डीएनए की स्ट्रक्चर क्या होती है, आरएनए कितने प्रकार के होते हैं, डीएनए की पैकेजिंग हमने पिछली क्लास में देखा था। आज हम देखने वाले हैं कि डीएनए का रेप्लिकेशन क्या होता है, कैसे होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। डीएनए का रेप्लिकेशन यानी कि डीएनए का द्विगुणन। द्विगुणन का मतलब होता है कि जो डीएनए कोशिका के अंदर पाया जाता है उसकी डबल कॉपी तैयार करना। मान लीजिए हमारे पास क्या है, ये एक डीएनए है, इसी रूप में डीएनए पाया जाता है, आपने देखा था। ये डीएनए है और इसका क्या करना है, अभी एक ही कॉपी है हमारे पास में और उसकी क्या करनी है, डबल करनी है इस तरीके से। ठीक है, तो ये क्या हुआ, डीएनए का रेप्लिकेशन। यानी कि अगर एक डबल हेलिक्स मॉडल है तो दूसरा भी रेडी करना है, द्विगुणन। ठीक है, क्या करना है, द्विगुणन करना है उसका डीएनए का। ठीक है, तो अब देखते हैं कि डीएनए का द्विगुणन कैसे होता है। जैसे कि कोशिका दो प्रकार की होती है तो उनमें थोड़ा सा अंतर ये होता है कि जो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है वो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर, यहाँ पे देख लेते हैं क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल, और ये क्या है इधर, यूकैरियोटिक सेल। दो तरह की कोशिकाएं होती हैं और आप जानते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो होता है सिर्फ डीएनए मिलता है। क्या मिलता है, सिर्फ डीएनए मिलता है, और वो भी कैसा हो सकता है, सिंगल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है या फिर डबल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है। एसएस का मतलब सिंगल स्ट्रैंडेड और डीएस का मतलब डबल स्ट्रैंडेड। ठीक है, सिंगल यानी कि सिर्फ हमारे पास कितनी चेन होगी, पॉलीन्यूक्लियोटाइड की एक चेन होगी जिसकी दिशा क्या मान लेते हैं, 3 प्राइम से 5 प्राइम, और डबल का मतलब कितनी होगी, एक और दो होगी। यहाँ पे क्या हो सकती है, एक हो सकती है। तो दोनों तरह के प्रोकैरियोटिक में डीएनए पाए जा सकते हैं। यहाँ पे क्या है, यूकैरियोटिक के अंदर यहाँ पे डीएनए तो होता ही है और साथ में क्या होते हैं, हिस्टोन प्रोटीन होते हैं, हिस्टोन प्रोटीन होते हैं। ठीक है, और ये क्या बना के रहते हैं सेल के अंदर, क्रोमैटिन के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, अब बेसिक सा डिफरेंस ये है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है वहां पे जो डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट यानी कि शुरुआत कहां से होगी, स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है, सिर्फ एक होता है। क्योंकि इसका डीएनए ज्यादा बड़ा नहीं होता, छोटा होता है, तो इसलिए काम जल्दी हो सकता है एक ही स्टार्टिंग पॉइंट से। जहां से भी डीएनए रेप्लिकेशन शुरू होता है उसको क्या कहते हैं, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहा जाता है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन किसे कहा जाता है, जहां से डीएनए का रेप्लिकेशन शुरू होता है। मान लीजिए ये क्या है, हमारा डीएनए है और रेप्लिकेशन कहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां से स्टार्ट हो रहा है, तो ये क्या होगा, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर एक ही ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होगा और यूकैरियोटिक सेल के अंदर बहुत सारे हो सकते हैं, एक से ज्यादा हो सकते हैं। ठीक है, ये तो थी सिंपल सी चीज। अब देखते हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन होता कब है, जरूरत कब पड़ती है, जब कोशिकाएं विभाजन करती हैं। विभाजन का मतलब जब मान लीजिए एक सेल है और एक से कितनी बन रही है, 2, तो क्या होगा, डीएनए तो दोनों के अंदर जाएगा, तो अभी तो इसके पास एक ही है तो उसको क्या करना पड़ेगा, डबल करना पड़ेगा, उसका रेप्लिकेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए इसकी जरूरत पड़ती है। अब होता कब है, जब सेल डिवाइड करती है। आपने सेल डिवीजन आपने पढ़ा है, कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन में पढ़ा था, तो आपने उसी के साथ में क्या देखा होगा, सेल साइकिल के बारे में आपने पढ़ा होगा। सेल साइकिल का मतलब सेल की जो पूरी लाइफ प्रोसेस है, पूरी लाइफ उनमें क्या क्या घटनाएं घटती हैं वो सभी चीजें उसमें दिखाई देगी। सेल साइकिल में क्या होता, एक तो माइटोसिस या मेयोसिस जो भी था, डिवीजन फेज था। ठीक है, एम फेज जिसको हम बोलते थे, एक G1 फेज होता था, G1 G2, और एक होता था S फेज। जो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, एक स्टेज आती है इंटरफेज, यानी कि अंतरावस्था। क्या होती है, अंतरावस्था। इंटरफेज में क्या होता है कि जब सेल डिवीजन होता है, जब
इंटरफेज का मतलब है सेल डिवीजन के लिए तैयार होती है। तैयार होने का मतलब क्या होता है कि सेल के अंदर जो भी मात्रा में जो भी कंटेंट है, जो भी माइटोकॉन्ड्रिया है या फिर डीएनए है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट, जो भी मटेरियल उसके अंदर है, उस चीज को क्या करना है, बढ़ाना है, सिंथेसिस करना है, उसका संश्लेषण करना है। तो क्योंकि डीएनए भी है तो उसको भी क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, उसको डबल करना पड़ेगा। ठीक है, तो इंटरफेज में सेल डिवीजन के लिए तैयार होती है। ठीक है, यानी एस फेज में। तो डीएनए रेप्लिकेशन कब होगा, सेल साइकिल की जो इंटरफेज होती है उसके, इसके भी कहा एस फेज में क्या होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। ठीक है, डीएनए का रेप्लिकेशन कब हुआ, इंटरफेज की एस फेज में। ठीक है, ये तो हुआ कि वो कब होता है। चलिए डीएनए रेप्लिकेशन हम स्टार्ट करते हैं। डीएनए रेप्लिकेशन की एक विशेषता आप देख लीजिए पहले, विशेषता क्या होती है। डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है वो अर्ध संरक्षी होता है। अर्ध संरक्षी या सीधे सीधे इंग्लिश में बोल सकते हैं सेमी कंजर्वेटिव होता है। सेमी कंजर्वेटिव होता है। इसका क्या मतलब है, अर्ध यानी कि क्या होगा, आधा, आधा संरक्षी होगा। यानी आप जानते हैं कि जैसे डीएनए में होता है डबल स्ट्रैंडेड पाया जाता है इस तरीके से। ठीक है, एक 5 प्राइम से 3 प्राइम होगा और 3 प्राइम से 5 प्राइम होगा। एक दूसरे के क्या होते हैं, प्रति समांतर होते हैं। ठीक है, तो जब रेप्लिकेशन होता है, डीएनए का द्विगुणन होता है, तो होता क्या है कि इसके सामने एक बन जाएगा, इस वाले के सामने मान लीजिए ये नया बन गया, और इसके सामने भी एक बन जाएगा इस तरीके से। इसके सामने जो बनेगा वो क्या हो जाएगा, 3 प्राइम से 5 प्राइम, और इसके सामने जो बना 5 प्राइम से 3 प्राइम। अब जो नया डीएनए बना है ये 4 स्ट्रैंड हो गए, तो जो दोनों प्रति समांतर है तो कैसे लिए जाएंगे, अगर इन दोनों को लिया जाए अलग अलग, तो एक तो ये हो गया और दूसरा ये हो गया। ठीक है, तो इनमें क्या है, इसमें जो एक भाग है, एक स्ट्रैंड है, वो किसका है, पेरेंट डीएनए का है, जनक डीएनए का है। ठीक है, पुराना है। और यहाँ पे भी क्या है, एक जो स्ट्रैंड है वो भी कैसा है, जनक का है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, अर्ध संरक्षी, यानी जो आधा जो हिस्सा है वो क्या है, संरक्षित है पहले का। ठीक है, ये मतलब आप समझ गए होंगे। अब देखते हैं, और ये कहा किसने था, वाटसन और क्रिक ने, जिसने डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था, उन्होंने ही क्या बताया था कि डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है वो अर्ध संरक्षी होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब डिटेल में हम देखेंगे कि डीएनए का रेप्लिकेशन होता कैसे है। ठीक है, यहाँ पे एक बार नोट कीजिए, यहाँ पे मैंने कुछ एंजाइम्स के नाम लिखे हैं जो आपको याद करने हैं, और इन्हीं का एक एक काम हम देखेंगे कि डीएनए रेप्लिकेशन बढ़ता है वो इन्हीं की हेल्प से होता है। ठीक है, जो भी जैविक क्रियाएं होती है, जैसे कि श्वसन होता है, श्वसन भी एंजाइम की हेल्प से होता है, वहां पे बहुत सारी प्रोसेस चलती है, क्रियाएं होती है एंजाइम की। यहाँ पे भी कुछ एंजाइम्स है, जैसे कि टोपोआइसोमरेज, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स होती है, हेलिकेज एंजाइम, प्राइमेज, पॉलीमरेज, लाइगेज, ये कुछ एंजाइम है जो यहाँ पे अभी काम करेंगे। जैसे जैसे हम डीएनए एप्लीकेशन पढ़ेंगे और उसको पूरा करेंगे, एक एक एंजाइम का काम भी आपको पता चलता जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कि जो डीएनए होता है वो इस रूप में होता है ना, डबल हेलिक्स के रूप में होता है। तो होगा क्या कि ये जो कॉइल होता है केंद्रीय अक्ष के रूप में, जब आपने स्ट्रक्चर पढ़ा था डबल हेलिक्स का, तो वहां पे देखा था ना कि वो एक केंद्रीय अक्ष के चारों तरफ कुंडली के रूप में पाया जा रहा था, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो होगा क्या, ये पहला एंजाइम है, ये क्या करता है, इसको अकुंडलित करता है। क्या करता है, सॉरी, अकुंडलित करता है। ठीक है, अनकॉइलिंग करेगा इसको। कैसे, कि जैसे घुमा हुआ है उसको खोलेगा। ठीक है, तो होगा क्या, जो ये घुमा हुआ है, मान लीजिए यहाँ पे आके क्या लगा, ये इस तरीके से था, और यहाँ पे आके क्या लग गया, टोपोआइसोमरेज लग गया, तो ये क्या करेगा, इसको अनकॉइल करेगा, उसको जो कुंडलन है उसको खोलेगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो रस्सी होती है और 2 रस्सी लिपटी होती है उनको खोल दिया, वो काम क्या कर रहा है, टोपोआइसोमरेज, उनका जो कॉइलिंग है वो खोल रहे हैं। अब ये किस कंडीशन में आ जाता है, इसमें आ जाता है, मान लीजिए क्या होगा, इस तरीके से होगा। ठीक है,
हेलिकेज एंजाइम आएगा। ठीक है, हेलिकेज एंजाइम आया। कौन आ गया ये? हेलिकेज। ठीक है, हेलिकेज क्या करता है? जो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, क्या होते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड जो होते हैं, ये क्या करता है? उनको तोड़ने का काम करता है। किसको? हाइड्रोजन बॉन्ड को। यानी जो ये दो स्ट्रैंड होते हैं और उनके बीच में क्या पाए जाते हैं? जैसे ए और टी के बीच में 2 बॉन्ड थे, सी और जी के बीच में 3 बॉन्ड थे। ये क्या थे? हाइड्रोजन बॉन्ड थे। जैसे जब आपने स्ट्रक्चर में पढ़ा था, ये बताया गया था। तो इनको तोड़ने का काम कौन करेगा? हेलिकेज करेगा। और जब ये टूट जाएंगे तो क्या होंगे? फोर्क बन जाएगी। जैसे कि चिमटी होती है ना, फोर्सेप होती है, इस तरीके से क्या बन जाएगी? एक फोर्क बन जाएगी। इस तरीके से बन गई। ठीक है, तो ये क्या करेगा? हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने का काम करेगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। जैसे ये हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ेगा, अब इसका जो कोइलिंग अनबाइंडिंग थी, कोइलिंग थी, वो उसमें क्या आ गया है? यहाँ पीछे तनाव आ गया है, तनाव। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स, ये आपको क्या होगी? यहाँ पर लग जाएगी। इस तरीके से लग गई। क्या है ये? SSB प्रोटीन्स है, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स है। ये क्या करती है? इसको स्टेबल रखेगी, स्थिर रखेगी। ठीक है, ताकि वो फिर से कोइलिंग करना शुरू ना करे। ठीक है, तो टोपोआइसोमरेज क्या कर रहा है? उसका अकुंडलन कर रहा है, तनाव खत्म कर रहा है। हेलिकेज एंजाइम हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ रहा है और ये इसको क्या रख रही है? सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स इसको स्टेबल रख रही है, स्थिर रख रही है। चलिए अब आगे देखते हैं। ये यहां तक का आप समझ गए होंगे, तो हम एक फेयर डायग्राम भी देखते हैं कि पूरा डायग्राम कैसा होगा। ठीक है, बड़ा सा डायग्राम ताकि आपको चीजें दिखाई दे। ये क्या है? यहां से खुला नहीं है, क्या होंगे? फोर्क बन गए। ठीक है, एक की दिशा क्या है? 5 प्राइम से 3 प्राइम, और एक की दिशा क्या है? 3 प्राइम से 5 प्राइम। ठीक है, यहां पे क्या लगाए थे हम? हेलिकेज एंजाइम। जो भी डायग्राम आप बनाओगे कुछ इसी तरीके से बनाओगे। ये क्या है? हेलिकेज एंजाइम है। ठीक है, और काम क्या कर रहा है? ये हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने का काम कर रहा है। उससे पहले कौन आ रहा है? टोपोआइसोमरेज, जो कि उसको क्या कर रहा है? अकुंडलन कर रहा है। मैंने यहाँ पे ये वाली स्ट्रक्चर नहीं दिखाई जो अभी तुम्हें बताई थी, ये सिंपल होगी, इस तरीके से आप बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड दिखाई देंगे। अब देखिए, जो पॉलीमरेज एंजाइम होता है वो जो काम करता है वो किस दिशा में काम करता है? 5 से 3 प्राइम दिशा में। ठीक है, इसी दिशा में काम करेगा, उल्टी दिशा में काम नहीं कर सकता। यानी कि 3 से 5 ये काम नहीं कर सकता, केवल किस दिशा में करेगा? 5 से 3 प्राइम दिशा में ये काम करेगा। ठीक है, तो अब क्या होगा? अगर देखा जाए, अगर यहां से स्टार्ट करते हैं, जैसे जैसे धीरे धीरे यहां से खुलता जाएगा और आगे को ये इधर को बढ़ता जाएगा और वो भी क्या होता जाएगा? खुलता जाएगा। तो यहां से अगर देखा जाए, क्या हमारी दिशा बैठ रही है? अगर इधर से चले, क्योंकि 3 है तो बैठ जाएगा, 5 से 3 बैठ जा रहा है, जैसे उधर को बढ़ता चला जाएगा। लेकिन इधर अगर देखा जाए, यहां तो 5 से 3 नहीं बैठ रहा है, 3 से 5 बैठेगा। और पॉलीमरेज क्या है? 3 से 5 काम नहीं कर सकता है। तो इस तरीके से सबसे पहला जो पॉइंट है, क्या होगा? 2 तरह के स्ट्रैंड बनेंगे। एक होता है क्या? लीडिंग स्ट्रैंड, लीडिंग स्ट्रैंड, और एक होता है क्या? लैगिंग स्ट्रैंड। लैगिंग स्ट्रैंड का मतलब क्या है? कि जितना ये खुला उतना ही क्या कर लिया? मान लीजिए पहले ये इतना खुला था, यहां से क्या होगा? एक स्ट्रैंड बन जाएगा। किस दिशा में? 5 से 3 में। ठीक है, थोड़ा और खुला तो यहां से भी एक स्ट्रैंड बन जाएगा 5 से
में, फिर थोड़ा सा वो खुला तो यहाँ से एक स्ट्रैंड बन जाएगा 5 से 3 में। ठीक है, तो होगा क्या, जो ये लैगिंग स्ट्रैंड है यहाँ पे जो काम होगा वो टुकड़ों में होगा। कैसे होगा, टुकड़ों में काम होगा। और इन टुकड़ों को हम क्या कहेंगे, ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स कहते हैं। ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स यानी ओकाजाकी टुकड़े, इसलिए इन्हें ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स कहा जाता है क्योंकि इनके बारे में ओकाजाकी नाम के साइंटिस्ट ने ही बताया था। ठीक है, तो ये तो दो स्ट्रैंड की बात होगी कि दो तरीके से यहाँ पे पॉलीमराइजेशन होगा यानी कि डीएनए बनेगा। डीएनए बनने का मतलब क्या है, कैसे बना सकते हैं, आप जानते हैं कि जो डीएनए स्ट्रैंड होता है वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर है, यानी कि यहाँ पे क्या लगे हुए हैं, ये ए जी सी टी जी सी ए जी, ये क्या है, न्यूक्लियोटाइड है। डीएनए में 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड आपको बताए गए थे, जैसे डीऑक्सी ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट, डीऑक्सी साइटिडीन ट्राइफॉस्फेट, डीऑक्सी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, डीऑक्सी थाइमिडीन ट्राइफॉस्फेट। 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड होते हैं। अगर हमारे पास भी ये है और तो क्या करेंगे, एंजाइम के हेक्सेस के सामने क्या जुड़ सकता है, टी जुड़ सकता है, इसके सामने क्या आ सकता है, सी, इसके सामने क्या आ सकता है, जी, इसके सामने क्या आ सकता है, ए। तो इस तरीके से यहाँ पे जो ये सिंथेसिस होगा डीएनए का वो उसी तरीके से आएगा। 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड कोशिका के अंदर प्रेजेंट है, तो होगा क्या, यहाँ पे मान लीजिए ए था तो क्या आ जाएगा इसके सामने, टी आ जाएगा, अगर सी है तो क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा। तो इस तरीके से क्या होता जाएगा, संश्लेषण होता जाएगा किसका, डीएनए का। डीएनए के न्यूक्लियोटाइड एक के बाद एक जुड़ते चले जाएंगे। अब ये स्टार्ट करने से पहले एक बात देख लीजिए, स्टार्टिंग ऐसे ही नहीं होगी। जो डीएनए पॉलीमरेज होता है, कौन सा, डीएनए पॉलीमरेज जो होता है ये क्या नहीं कर सकता, यहां से स्टार्टिंग नहीं कर सकता, ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकता। ठीक है, तो इसकी जगह पहले क्या आता है, प्राइमेज एंजाइम। तो 4th नंबर पे मैंने लिखा है प्राइमेज, आरएनए पॉलीमरेज भी जिसको हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, आरएनए पॉलीमरेज भी बोल सकते हैं। तो यहां जब डीएनए पॉलीमरेज तो हाइड्रोजन बॉन्ड बना नहीं सकता, तो आरएनए पॉलीमरेज या बोल सकते हैं प्राइमेज, यहां क्या करेगा, कुछ न्यूक्लियोटाइड अपने लगा देगा। मान लीजिए क्या है, ये है प्राइमेज। ठीक है, और ये क्या करेगा, प्राइमेज क्या करता है, आरएनए के न्यूक्लियोटाइड लगाएगा, आरएनए के न्यूक्लियोटाइड लगाएगा, इसके सामने लगा दी। और जब आरएनए के न्यूक्लियोटाइड लगाने का मतलब क्या है, बाकी तो सेम है लेकिन जो ए के सामने आएगा वो टी के बजाय क्या आना चाहिए, यू आना चाहिए, क्योंकि आरएनए में क्या होता है, यूरेसिल होता है, थाइमिन नहीं होता। ठीक है, तो ये स्टार्टिंग हो गई, क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, इसलिए स्टार्टिंग किससे होगी, प्राइमेज से होगी, आरएनए के न्यूक्लियोटाइड लगने की वजह से होगी। लेकिन हमें बनाना क्या है, डीएनए बनाना है। चलिए स्टार्टिंग करा ली, कोई बात नहीं, लेकिन आगे का काम कौन देखेगा, डीएनए पॉलीमरेज आगे का काम देखेगा। ये कहेगा कि आगे का काम तो मैं ही करूंगा, क्योंकि क्या बनाना है, हमें डीएनए बनाना है, आरएनए नहीं बनाना है। तो यहाँ पे कौन आके लग जाएगा, यहाँ पे आके लग जाता है डीएनए पॉलीमरेज, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ पोल। ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज में 3rd प्रकार का होता है, डीएनए पॉलीमरेज 3rd। ठीक है, ये क्या करता है, आगे डीएनए के न्यूक्लियोटाइड लगाएगा। ठीक है, इस दिशा में चल रहा है, तो आगे जाके क्या कर रहा है, डीएनए के न्यूक्लियोटाइड लगा रहा है। लेकिन इससे पहले जो लगे थे वो क्या लगे थे, आरएनए के न्यूक्लियोटाइड लगे थे। किसने लगाए थे, आरएनए पॉलीमरेज या बोल सकते हैं प्राइमेज ने लगाए थे। ठीक है, अब आगे के लगा दिए किसने, डीएनए पॉलीमरेज 3rd ने लगा दिए। चलिए ये काम तो हो गया। ये भी क्या कर रहा है, ऐसे कर रहा है, के सामने टी लगा रहा है, जी के सामने सी लगा रहा है। इस तरीके से क्या हो रहा है, पॉलीमराइजेशन करता जा रहा है, न्यूक्लियोटाइड का बहुलीकरण करता जा रहा है। ठीक है, तो पॉलीमरेज के पास क्या कैपेसिटी नहीं थी, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकता था।
ये क्या कर सकता था, ये जो अगर पहला कोई न्यूक्लियोटाइड है, मान लीजिए यहाँ पे पहला कोई न्यूक्लियोटाइड है, तो इसके सामने तो ये दूसरा लगा सकता है इसके आगे, लेकिन अगर सामने है तो इसके यहाँ पे ऐसे नहीं लगा सकता, यानी कि हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकता। इतना आप समझ रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक स्ट्रैंड रेडी हो गया, ठीक है। अब मान लीजिए थोड़ा सा छोटा सा डायग्राम में मैं आपको दिखा दूं। मान लीजिए इतना सा एक खुला है, हेलिकेज एंजाइम ने इतना ही खोला है, तो इस पे तो चलिए यहाँ पे चल रहा है, तो इसकी दिशा क्या थी, ऊपर की, तो 5 से 3 चलना है, तो यहाँ पे तो कंटिन्यूअस चल रहा है लीडिंग स्ट्रैंड पे, लेकिन जब ये इतना सा खुला तो जितना खुला यहीं से स्टार्टिंग कर दी, क्योंकि 5 से 3 काम करना है तो इतना सा होगा, और जब आगे जाके और खुलेगा, मान लीजिए यहाँ पे क्या हो गया, ये और खुल गया, ऐसे ले सकते हैं, और खुल गया ना, तो ये तो सीधा चल रहा है, लेकिन यहाँ पे इतना तो बन चुका था, तो जितना खुला वहीं से फिर स्टार्टिंग कर दी, तो क्या होगा, टुकड़ों में बनेगा इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, टुकड़ों में बन रहा है, तो जितने भी टुकड़े बनेंगे उसके लिए, हर टुकड़े के लिए क्या होगा, प्राइमेज एंजाइम अलग होगा, इसके लिए अलग होगा, इसके लिए अलग होगा, इसके लिए अलग होगा, ऐसे ही पॉलीमरेज एंजाइम भी सबके लिए अलग अलग होंगे, ठीक है। तो जैसे जैसे आगे इधर को बढ़ रहे हैं, हेलिकेज हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ता जा रहा है, टोपोआइसोमरेज उसको खोलता जा रहा है, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन उसको स्टेबल रखे हुए, स्थिर रखे हुए, तो काम इधर को आगे बढ़ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, जो ये आरएनए के न्यूक्लियोटाइड है, प्योर डीएनए तो हमारे पास नहीं बना, आरएनए के न्यूक्लियोटाइड लगे हुए हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमर बोलते हैं। जो भी ये वाला हिस्सा होता है, आरएनए जो लगाता है, आरएनए पॉलीमरेज जो लगाता है, इसको क्या कहा जाता है, प्राइमर कहा जाता है। प्राइमर का मतलब स्टार्टिंग करने वाला, ठीक है। तो ये क्या है, प्राइमर है। अब हमें तो डीएनए ही चाहिए था सर, इसको क्या करेंगे, डीएनए के जो न्यूक्लियोटाइड है उनको हटाना पड़ेगा। डीएनए के न्यूक्लियोटाइड कौन हटाएगा, जो ये पॉलीमरेज था, यहाँ पे कौन सा काम कर रहा था, थर्ड काम कर रहा था, कौन कर रहा था, थर्ड। अब कौन आएगा, फर्स्ट, कौन, पॉलीमरेज फर्स्ट आएगा, ठीक है। पॉलीमरेज एंजाइम 3 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो फर्स्ट वाला एंजाइम आता है पॉलीमरेज फर्स्ट, और क्या करता है, आरएनए के जो ये न्यूक्लियोटाइड है उनको हटाता जाता है और डीएनए के लगाता जाता है। यानी यहां से देख सकते हैं आप, क्या करेगा, डीएनए के न्यूक्लियोटाइड लगा देगा, कौन, पॉलीमरेज फर्स्ट। चलिए यहाँ पे दिखाते हैं हम कौन, ये कौन आ गया, पॉलीमरेज फर्स्ट एंजाइम आ गया, और इसने क्या किया, आरएनए के न्यूक्लियोटाइड यानी प्राइमर को हटा के डीएनए के न्यूक्लियोटाइड लगा दिया, ठीक है, मरम्मत कर दी उसकी, जो हटाना था वो हटा दिया। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो कुछ क्या बचा हुआ है, स्पेस बचा हुआ है हर जगह पे, क्या है, स्पेस है, खाली जगह बची हुई है। यानी जो ये स्पेस होता है, लास्ट में कोई एंजाइम यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लाइगेज, ये क्या करता है, ये जो स्पेस होता है, यानी कि जो ओका जाके टुकड़े होते हैं, फ्रेगमेंट्स होते हैं, उनको जोड़ने का काम करता है। यानी यहाँ पे जो स्पेस होगा उसको क्या कर देगा, वो भर देगा, और इस तरह से क्या बन जाएंगे, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड रेडी हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से होता है डीएनए का रेप्लिकेशन। सबसे बड़ी बात जो सबसे स्टार्टिंग में बताना भूली थी, यहाँ पे क्या होगा, ये जो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड होते हैं, क्या करते हैं, फ्रेम की तरह कार्य करते हैं, फ्रेम के जैसे काम करते हैं, क्योंकि इसी के अनुसार क्या बन रहा है, नया डीएनए बन रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा टफ था ये, आप इसको कोशिश कीजिएगा पढ़ने की, डीएनए का रेप्लिकेशन क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।